नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की तमाम खबरों को साथ लिए और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून में जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में किए जा रहे राहत कार्यों को लेकर आज अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में जोशीमठ में किए जा रहे कामों की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से राहत कार्यों में तेजी लाने के साथ ही पुनर्वास के कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। सीएम धामी ने अधिकारियों को जोशीमठ पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएं। जिलाधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों से जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनके लिए सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के जिन शहरों में समुचित ड्रेनेज प्लान एवं सीवर सिस्टम नहीं है उनमें ड्रेनेज एवं सीवर सिस्टम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाए। शहरों को श्रेणीवार चिन्हित किया जाए। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ भूधसाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को फीडबैक दिया। धामी ने जोशीमठ की मौजूदा स्थिति के बारे में गृह मंत्री को अमित शाह से विस्तार से चर्चा की। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार जोशीमठ में बचाव और राहत अभियान के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जो अभी 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें, और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हमारा यह भी है कि नया जो शहर बसाना है वह भी सबकी सहमति से उस पर भी काम करना है। इन्हीं सब पर आज चर्चा हुई है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम क्या है कि जब पहले की स्थिति में ड्रेनेज के लिए ऑलरेडी डीपीआर बनाने के लिए टेंडर यहाँ पर हो चुके थे, लेकिन अब हमको नए तरीके से वहाँ सोचना होगा क्योंकि तब की स्थिति और अब की स्थिति में अंतर है। तो अब सभी काम नए सिरे से दोबारा से जो है उसको प्रोसेस। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का विपक्षियों को करारा जवाब। सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जोशीमठ आपदा के बहाने उत्तराखंड की स्थिति भयानक दिखा रहे हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में अब भी 70% जनता सामान्य जिंदगी जी रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है। और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनके अंदर भी कहीं गलत संदेश न जाए, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देश के विभिन्न स्थानों पर बैठकर जो इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, कृपया करके इस प्रकार के संदेशों को न प्रसारित। सचिवालय में जोशीमठ राहत कार्यों पर चल रही बैठक के दौरान कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और जोशीमठ की ही तरह कर्णप्रयाग में भी हो रहे नुकसान और मकानों में आई दरारों के बारे में जानकारियां दी। इस दौरान अनिल नौटियाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कर्णप्रयाग में भी लगभग 50 मकानों में दरारें आई हैं, उसमें से 22 मकानों को अत्यधिक क्षति हुई है। इन 22 मकानों के परिवार वालों को अलग रहने की व्यवस्था भी की गई है। अनिल नौटियाल ने यह भी बताया कि सीएम धामी से इस बात पर भी चर्चा हुई है कि कर्णप्रयाग में हुए नुकसान की एवज में सभी परिवारों को मुआवजा की घोषणा की जाए। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर आश्वासन दिया है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसी विषय में मिला हूं और उनसे आग्रह किया है कि कर्णप्रयाग में भी
लोगों के क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा उनको दिया जाए और फिलहाल फौरी तौर पर उनको राहत दी जाए। कहीं पे किसी को 22 मकान ऐसे हैं जिनको शिफ्ट करने की स्थिति में 39 लोगों का कुल नुकसान हुआ है, तो उनमें से कुछ लोग अन्यत्र रहने की लिए उनको नगर पालिका और अन्य स्थानों पर उनको स्थान दिया गया है। और आज एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है अधिकारियों को कि तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ के लोगों को राहत दी जाए। वहीं जोशीमठ में दरारों वाले मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक 849 मकानों में दरारें मिल चुकी हैं, जबकि 167 भवन ऐसे चिन्हित किए गए जिन्हें सरकार ने रहने के लिए असुरक्षित माना है। इस बीच चिंता की बात यह है कि जोशीमठ में दरारों का जो दायरा है वो बढ़ रहा है। जोशीमठ के कई होटल और होम स्टे में दरारें आ रही हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। इस वक्त जो मेरे पीछे ये आप होटल देख रहे हैं, ये सामने से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे मानो कोई नुकसान इसे ना हुआ हो, लेकिन इस पे भी क्रॉस का निशान है। और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का माजरा यहाँ पे क्या है। आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। तो देखिए, हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर से यहाँ का दृश्य कैसा है और अंदर देखते हैं हम कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर का खौफनाक। हम आ जाए अंदर सर? आ जाए सर। हाँ ठीक है। आप ही का घर है ये? मेरा घर है सर। ये मैं अभी प्रशासन की तरफ कुछ पेपर लेके जा रहा था सर, क्योंकि ये डे बाय डे में जो है पिछला 3-4 दिन में कुछ और था, आज कुछ और है। तो मैं दिन में 1 या 2 चक्कर अपने घर को देखता हूँ सर। लेकिन अभी तक मैं शासन प्रशासन की जो है तरफ से मेरे को जो है कोई भी ना, तो मैंने घर भी खाली कर दिया सर, और कोई पैसा जो है। नाम क्या है? फौज में है क्या आप? सर मेरा नाम सर प्रेमानंद भट्ट है। मैं एक आर्मी से जो है रिटायरमेंट आया सर। मैंने अपने व्यवसाय के लिए होम स्टे चलाया था सर, और आज ये होम स्टे का सर ये हालत हो गया है। और अभी शासन प्रशासन से मैं परसों कार्यालय में गया था, तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवास वालों को जो है मुआवजा मिलेगा और फिर अभी आप लोगों का जो है। लेकिन ये है कि मैंने अपना सामान बाहर में रखा हुआ है और ये दिन पर दिन सब जो है ये इस प्रकार से। यहाँ पे ये रिटायर्ड हैं फौज से और उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम अंदर का दृश्य देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि अंदर बेहद खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए, ये दीवार का झुकाव इस तरफ हो चुका है, दीवार फट चुकी है और किसी भी वक्त ये दीवार, ये पूरा जो मकान है ये गिर सकता है। अंदर की तस्वीरें भी जो है वो बेहद डराने वाली हैं। और इस पूरे घर में, क्योंकि यहाँ इसको खाली कराया गया है और जो आपने सुना, जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है उनसे कोई मदद नहीं मिली है। और इस तरह से इन मकानों को चिन्हित करके इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे अनयूजेबल लिखा गया है, यानी ये रहने योग्य नहीं है। और बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे लोग जो हैं वो जोशीमठ के जूझ रहे हैं। और इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं। और नीचे की तरफ जो इसी घर से जुड़े हुए 2 और कमरे हैं, अगर उनके भी देखिए, ये पूरी छत में दरार आ चुकी है और यहाँ पे भी दीवारों में चटक आ चुकी है। दीवारों में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये गवाही हैं, आंखों देखा हाल है जोशीमठ का कि यहाँ के लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, ताकि इन लोगों की मदद हो सके और जहां जहां हालात खराब हैं वो शासन प्रशासन देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के चलते हर शख्स खौफजदा है। वर्षों तक जिन घरों में हो रहे उनको अब छोड़ने का दर्द सभी चेहरों पर नजर आ रहा है। इन सब के बीच अब लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ये गुस्सा एनटीपीसी परियोजना को लेकर है। जोशीमठ में पूरा बाजार पोस्टरों से पटा है। ये पोस्टर एनटीपीसी के खिलाफ लगाए गए और गौरतलब है कि भूधसाव की घटनाएं सामने आने के बाद जोशीमठ के लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ नाराजगी है। ये नाराजगी केवल जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है, आसपास के क्षेत्रों में भी लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी द्वारा किए गए ब्लास्ट से ही जोशीमठ तबाह हो रहा है। जोशीमठ इस वक्त अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है और जोशीमठ के लोगों का कहना है कि जोशीमठ में जो इस वक्त हालात हैं, यानी जो घरों में, मकानों में, दुकानों में और सड़कों पे दरारें हैं, उसका जिम्मेदार एनटीपीसी है। एनटीपीसी का प्रोजेक्ट जो है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पे एनटीपीसी का ये मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो है इस प्रोजेक्ट का। और इसी का विरोध जो है जोशीमठ में चल रहा है। लोगों ने एनटीपीसी गो बैक के नारे भी लगाए हैं। एनटीपीसी को लेकर लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए
खोदी जा रही सुरंग और चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ की नींव को नुकसान पहुंचा है, ऐसा लोगों का आरोप है। और जिस वजह से ये आपदा आ रही है, लोग इसी परियोजना का विरोध कर रहे हैं और एनटीपीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। और देखिए, जिस तरह के हालात अभी हैं, चूंकि भू धसाव के जो मामले जोशीमठ में देखे गए हैं, उसको लेकर बहुत से परिवार ऐसे हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढा और कई लोग ऐसे हैं जो अब भी शिविर में रहने को मजबूर हैं। लिहाजा एनटीपीसी की तरफ से ये कहा गया कि उन पे जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। इस प्रोजेक्ट की वजह से भू धसाव जो है वो नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इसको खारिज किया है जो लोगों का आरोप है। तो एनटीपीसी जो है इस वक्त पूरी तरह से जोशीमठ के लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। हालांकि एनटीपीसी के जिस प्रोजेक्ट को लेकर काफी शोर हो रहा है उसको फिलहाल रोका गया है, लेकिन जो आरोप एनटीपीसी पे लगे हैं उन्होंने उसे खारिज किया है। जोशीमठ से न्यूज़ वन इंडिया के लिए रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार। राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस के नेता प्रभुलाल बहुगुणा के बेटे अश्विनी बहुगुणा सहित 6 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। आरोपियों पर विवादित जमीनों के फर्जीवाड़े से रजिस्ट्री करके रकम हड़पने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ थाने में 4 मुकदमे दर्ज हैं और इन्होंने धोखाधड़ी कर कई लोगों को जमीन बेची है। पुलिस द्वारा इनकी संपत्तियों का आंकलन किया जा रहा है, जिससे संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। एसपी सिटी सरिता डोभाल का कहना है कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास देखते हुए इनका गैंग चार्ट तैयार किया गया है और गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया है। देखिए, कल ये थाना राजपुर पर एक मुकदमा हमारे द्वारा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि 6 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा जो है गैंग बना करके और जो विवादित संपत्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को बेचे जाने के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसमें पहले भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और इनके विरुद्ध 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी आधार पर इन पे जो है गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। देखिए, 6 लोग हैं, जिसमें प्रदीप गर्ग और अन्य लोग हैं जो लगातार जो पहले भी जो मुकदमे हैं उनमें भी नामजद अभियुक्त थे। 2015 में हुए दरोगा भर्ती घोटाले में नए तथ्य निकलकर अब सामने आ रहे हैं। निलंबित किए गए 20 दरोगाओं में से कई की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी फर्जी होने के सबूत मिले हैं। मामले की तफ्तीश विजिलेंस कर रहा है, तो वहीं 30 और दरोगाओं पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने बताया कि मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। समय के साथ नए साक्ष्य भी निकलकर सामने आ रहे हैं और प्रशासन साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई कर रहा है। जैसे ने इस पे विजिलेंस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारा चीज़ को देखेंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट जो भी फैक्ट सामने आएगा वो फिर हमारे सामने आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू की व्यवस्था में बदलाव देखने को मिले हैं। प्रश्न पत्रों के साथ ही अब एक्सपर्ट भी यूकेपीएससी बदलेगा। पेपर लीक के बाद में यूकेपीएससी ने कड़े कदम उठा लिए हैं। यूकेपीएससी परिसर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच और मोबाइल भी परिसर में ले जाने पर रोक लगाई गई है। गोपनीय विभाग के कर्मचारियों के फोन ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये कई सारे नए कदम इस वक्त यूकेपीएससी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। साथ ही आयोग में आने जाने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। आयोग कार्यालय के गेट पर कड़ी पूछताछ के बाद ही अंदर प्रवेश मिलेगा। तो ये तमाम बड़े कदम इस वक्त आयोग की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हरिद्वार के ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने पटवारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करेंगे। जो हमारे प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है, जो फॉरेस्ट गार्ड होनी थी, पीएससी मेंस की परीक्षा होनी थी, इनको उन्होंने पीछे करने का काम किया। नर्सिंग वाला मामला था।
हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चेकिंग के दौरान टीपी नगर क्षेत्र में एक वाहन से 102 पेटी अवैध शराब बरामद की। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर अमित सोनीपत हरियाणा से अवैध शराब लेकर हल्द्वानी में सप्लाई करने आ रहा था। जांच में सामने आया कि शराब की बोतलों में आर्मी कैंटीन के रैपर लगाए गए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि पकड़ी गई ये शराब नकली भी हो सकती है, इसलिए इसकी जांच कराई जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला कि ये शराब सोनीपत में बनाई गई। साथ ही शराब का कारोबार करने वाले बड़े सप्लायरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा का ये रहने वाला है। ये छोटा हाथी से आपका यहाँ आ रहा था। टीपी नगर के पास एसओजी और आपका लोकल पुलिस द्वारा जब चेकिंग की गई, उसमें 102 पेटी ओल्ड मॉन्क रम की निकली हैं। इससे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इसके द्वारा बताया गया है कि सोनीपत में ही इसका प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, होम प्रोडक्शन करते हैं। और उसके बाद इसमें आपका रैपर जो है सीएचडी का लगा देते हैं, जिससे पहाड़ों में इसकी अच्छी डिमांड रहती है और इसमें अच्छी कीमत उनको मिल जाती है। इनके लोकल कनेक्शन को भी अभी खंगाला जा रहा है। हमारी टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इसके लिए 5,000 रुपये की मेरी तरफ से इनाम की घोषणा की गई है। और इसमें इसकी प्योरिटी भी चेक कराई जाएगी कि ये वास्तव में नकली है या ये आपका असली शराब है। इसको चेक करने के बाद आगे की कार्रवाई भी। रुड़की के सिविल अस्पताल से गुरुवार की सुबह फरार हुए कैदी को पुलिस ने लक्सर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। कैदी कहीं भागने की फिराक में था और फरार कैदी का गुरुवार को सिविल अस्पताल में हार्निया का ऑपरेशन होना था, जो 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था। बता दें, कैदी नन्हे उर्फ चिकना को चोरी के आरोप में हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो हरिद्वार जेल में विचाराधीन कैदी के तौर पर बंद था। हार्निया की परेशानी के चलते उसे उपचार के लिए हरिद्वार अस्पताल लाया गया था। चिकित्सक न होने के कारण ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले रुड़की सिविल अस्पताल लाया गया। यहाँ उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन सुबह करीब 8 बजे उसे ऑपरेशन के लिए जब ले जाया जा रहा था, तब वो ड्यूटी पर तैनात सिपाही से हथकड़ी छुड़वाकर वहां से भाग निकला। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया था। तो वहां से वो चकमा देकर, जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे, उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे। हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी। तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो जीआरपी हरिद्वार से जहर खुरानी के मामलों में जेल में गया हुआ था, वो पकड़ा है और अब अग्रिम कार्रवाई संबंधित थाने के द्वारा अमल में लाई जाएगी। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में यूपीसीएल ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए एडीबी के तहत स्वीकृत हुई योजना में विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि विद्युत लाइनों के अंडरग्राउंड होने से जहां शहर में बिजली के पोल हटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन बिजली के पोल पर होने वाले निर्माण से भी विभाग को बचत होगी और विद्युत पोल हटने से शहर का सौंदर्यीकरण और बढ़ेगा। यूपीसीएल एमडी ने कहा कि सड़क के चौड़ीकरण या फिर दूसरे निर्माण कार्यों के चलते अक्सर बिजली की लाइनों को शिफ्ट करना पड़ता था, जिसमें कई बार लागत से ज्यादा खर्च आता था। लेकिन अब बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड होने से उन सभी मुश्किलों से विभाग को राहत मिलेगी। सिटी में भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग एलटी और एचटी लाइन को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। साथ साथ अभी एडीबी की एक महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों को अप्रूव हुई है, जिसमें कि शहर की जो विद्युत आपूर्ति होगी अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से होगी। आरएनयूज लगेंगे, रिंग मेन यूनिट्स, जिससे बिजली में आए दिन जो इंटरप्शंस होते थे वो एक इंटरप्शंस नहीं होंगे। और जब रोड वाइडनिंग होती थी तो हर बार पोल को शिफ्ट करके बाहर की तरफ ले जाया जाता था, जिसके प्रदेश को और विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। सारा सामान वेस्ट हो जाता था, नए सिरे से उसकी कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था। सिटी में भी एक योजना है जिसके अंतर्गत हम लोग एलटी और एचटी आम जनता को सस्ता और हाइजेनिक खाना उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इंदिरा अम्मा भोजन योजना कालाडूंगी शहर में दम तोड़ती नजर आ रही है।
कालाडूंगी में इस योजना से खुले भोजनालय को बंद हुए 2 महीने हो चुके हैं, जिससे इस भोजनालय पर भोजन करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोजनालय संचालक नीमा पांडे ने बताया कि भोजनालय संचालित करने के लिए ब्लॉक से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तब जाकर ग्राहक को 20 रुपये मात्र में भोजन थाल उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन 1 साल से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई और जिस कारण उनको भोजनालय को बंद करना पड़ा। ब्लॉक से भी कुछ % मिलेगा और कुछ हम लगाएंगे, तब जाके इसको चलाने के लिए बोला था। तो ये समूह द्वारा है। तो उसके बाद ऊपर से हमें कुछ नहीं मिला। 1 साल तक हमने पूरी कोशिश की और काफ़ी नुकसान हमें हुआ इसमें। किसी ने बोला कि बंद हो गया ये पैसा आना, जो वहाँ से सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलेगी अब। और फिर लास्ट में ब्लॉक वालों ने हमसे बोल दिया कि अगर दुकान की तरह चला सकते हो तो चलाओ, बाकी हम कुछ नहीं रह सकते हैं। इस वजह से हमने बंद कर दिया। ने बंद किया है और सब्सिडी न आने के कारण हमने इसे बंद किया है। हम देखे थे कि सब्सिडी आएगी, 2 महीने चलो 2 महीने रुको बोला हमने, ब्लॉक वालों ने 2 महीने में आ जाएगी, फिर नहीं आई। हमने देहरादून भी कॉल करी तो भी हमें वहाँ से भी आश्वासन मिल रहा है कि आ जाएगा पैसा, आपका आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई पैसा नहीं आया है। अभी भी हमसे जनता हमें परेशान कर रही कि खोलो खोलो करके हम मार्केट जाते हैं तो अब हम जितना था हमारे पल्ले में पैसा हमने लगाया, तो अब क्या करें हम, अब कहाँ से लगाएं। हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है और ये खुला रहता था तो हमें शुद्ध भोजन मिलता था, जिससे हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है। वहाँ का भोजन हमें महंगा पड़ रहा है और यहाँ का भोजन काफ़ी अच्छा होता था और काफ़ी परेशानी आ रही है हम सभी को। और ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द खोला जाए। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।